गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम हमारी क्लास बीए थर्ड ईयर बीए फाइनल के लिए राजनीति विज्ञान जो एक विषय है उसकी यूनिट फर्स्ट और क्वेश्चन भी फर्स्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या हमारा जो पहला लेसन है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संबंध, उसका अर्थ, प्रकृति एवं अक्षेत्र। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारा जो पहला लेसन है उसका जो नाम है वो है अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये मेन बात है, अंतरराष्ट्रीय संबंध लेसन। इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है एवं अक्षेत्र क्या है। तो बच्चों हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन हमने लिखना होता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो ये है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन की भूमिका लिखनी होती है। भूमिका क्या, बच्चों आप सभी जानते हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम सभी लोग जानते हैं। क्योंकि हम जो हैं इंसान वो अकेले नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे का सहारा चाहे वो किसी भी तरीके से हो हमें चाहिए होता है। हम अपनी ज़रूरतों को भी अकेले पूरा नहीं कर सकते, तो हम इसलिए अपने आप को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। सामाजिक प्राणी, हम समाज में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं। और अगर एक व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता तो बताओ इतना बड़ा राज्य क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा सेकेंड ईयर में कि जो राज्य है वो व्यक्ति का विशाल रूप है। जो राज्य है, इसमें खास ध्यान देने वाली बात यही है कि राज्य जो है वो व्यक्ति का विशाल रूप है। अगर व्यक्ति को अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है तो राज्य या राष्ट्र। बच्चों इसमें एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी मैं आपको कि जब हम छोटी क्लासों में होते हैं ना तो हमारे लिए राज्य शब्द का मतलब हरियाणा, पंजाब इस तरीके से आ गया। लेकिन जब हमारा लेवल थोड़ा सा हम यूजी क्लासेस में यानी कि स्नातक की क्लासों में हो जाते हैं तो हमारा वहाँ पर राज्य का मतलब देश से संबंधित हो जाता है। देश यानी कि भारत हमारा एक देश है, देश को हम राज्य भी कह सकते हैं। तो ये राज्य जो है वो व्यक्ति का विशाल रूप जो है। तो व्यक्ति अगर अकेला नहीं रह सकता तो राज्य कैसे अकेला रहेगा? राज्य को भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से संबंध बनाने पड़ते हैं, दूसरे राज्यों से उन्हें अपने कोई ना कोई रिलेशन रखने पड़ते हैं। ये रिलेशन कैसे भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं। अगर मैं भारत का ही वर्णन करूं तो भारत में भी क्या, भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। तो ये सारे जो देश हैं इनका आपस में कहीं ना कहीं संबंध है, चाहे वो आर्थिक हो। अभी आपने देखा होगा कोविड-19 के कारण पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। तो विश्व प्रभावित क्यों है? अगर ये राष्ट्र अकेला है, अपना जरूरतों को पूरा कर सकता है, इसका दूसरों से कोई संबंध नहीं है, तो ये कोविड-19 की बीमारी यही रहनी चाहिए थी। चाइना के अंदर है, आप सभी को पता है कि चाइना से या चाइना का जो शहर है वहाँ से निकली थी। लेकिन आज ये पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए हैं। तो इट मीन्स यही है कि एक राज्य अगर अकेला नहीं रह सकता, उसका दूसरों के ऊपर प्रभाव होता है। तो ऐसा ही व्यक्ति करते हैं, व्यक्ति से ही राज्य बनता है, ये कहने का मीनिंग है। तो व्यक्तियों के आपसी संबंध जिस तरीके से होते हैं ऐसे ही संबंध राष्ट्रों के अंदर आपस में होते हैं। इन आपसी संबंध, तभी तो हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय। देखिए यहाँ से क्लियर होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हैं वो राज्य के या राज्यों के आपसी संबंध क्या हैं उनका अध्ययन करना ही अंतरराष्ट्रीय संबंध कहलाता है। ये सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकती हैं। तो बच्चों इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय राजनीति ये दो शब्द हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अब सबसे पहले अगर मैं राजनीति की बात करूं, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते आए, राजनीति का संबंध राज्य की नीति अर्थात सरकार से होता है। सरकार कैसे बनती है, क्या काम करती है, किस तरीके से वो अपनी नीतियों को लागू करती है, तो वो राजनीति कहलाती है। लेकिन जब हम संबंधों की बात करते हैं तो संबंध क्या होते हैं? संबंध सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान के जो विचारक रहे हैं हंस जे मार्गेंथो, जिनका मैं नाम लेती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनका जाना माना नाम है हंस जे मार्गेंथो। उन्होंने क्या परिभाषा दी है? उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा
हंस जे मार्गन। तो बच्चों ये नाम याद रखें, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिया अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, यथार्थवाद। यथार्थ मीन्स वास्तविकता। ये हमारे लेसन में है, लास्ट में हम बाद में करेंगे इसको। तो हंस जे मार्गेंथो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बच्चों यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर, यहाँ तक देखिए, फॉर एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशन। अब अमंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है, बिटवीन लगाएंगे तो हम दो राज्य आ जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम अमंग की बात करते हैं तो बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे राष्ट्रों के बीच में स्ट्रगल होता है, किसके लिए, यूज ऑफ पावर, फॉर एंड यूज। फॉर एंड यूज मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति को, राष्ट्रों के मध्य शक्ति को प्राप्त करने और उसका प्रयोग करने के लिए संघर्ष को ही हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। ये परिभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट हंस जे मार्गेंथो की, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऊपर है। अब हम दूसरे राइटर हैं जो हमारे चार्ल्स पी श्लिचर, ये श्लाइचर भी कई बार आई से जोड़ दिया जाता है। चार्ल्स पी श्लाइचर के अनुसार द रिलेशन, अब यहाँ पर, वहाँ पॉलिटिक्स की बात की गई है, यहाँ पर रिलेशन की बात की गई है कि द रिलेशन अमंग स्टेट्स। अब यहाँ पर अमंग आ गए, यानी बहुत सारे राष्ट्र हैं, जो रिलेशन है राष्ट्रों के बीच में, इंक्लूड आपस में जोड़ता है, ऑल द इंटरस्टेट, सभी जो स्टेट्स हैं उनके पॉलिटिकल जो है और नॉन पॉलिटिकल इश्यूज को, यानी कि चाहे वो गैर राजनीतिक हैं या राजनीतिक हैं, उनके संबंधों को बनाता है या उसके बारे में वर्णन करता है। तो ये चार्ल्स पी श्लिचर की परिभाषा है जिन्होंने संबंधों के बारे में दी है। बच्चों यहाँ तक आपको दो चीज़ें क्लियर हुई कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, फिर उसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा एक हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दी, दूसरी हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा दी। उसके बाद हम इन परिभाषाएं, ये दो परिभाषाएं हमने दी हैं, इन दोनों परिभाषाओं के निष्कर्ष के आधार पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक छोटा सा विषय है, यानी वो सरकार से संबंधित है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो पूरे विस्तृत क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भेद मतलब डिफरेंसेस क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हम एक दूसरे के जगह पर इनका प्रयोग तो कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भेद आपने डिफरेंसेस पढ़े होंगे, यानी कि हम एक जगह पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द बोल रहे हैं, दूसरी जगह अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोल रहे हैं। हालांकि विद्वान एक दूसरी जगह पे इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, लेकिन हमें इनके भेद का या इनके डिफरेंसेस का पता होना चाहिए। हम इसके जो भेद है इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्षेत्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भेद क्या है। यहाँ पर ये वर्ड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भेद, सबसे पहला जो भेद है वो क्षेत्र के आधार पर है। क्षेत्र मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है। मैंने आपको पहले बताया कि राजनीति जो है वो सिर्फ सरकार से जुड़ी हुई होती है। सरकार कैसे बनती है, सरकार का आपसी संबंध कैसा है, एक व्यक्ति की सरकार है, कई व्यक्ति की सरकार है, इस तरीके से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो संबंध होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है। विस्तृत मतलब उनके सामाजिक, राष्ट्रों के बीच में सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध या उनका सांस्कृतिक संबंध, ये सारा इसका संबंधों का जो दायरा होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, ये बहुत विस्तृत होता है। दूसरा अगर हम देखते हैं विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु बहुत सीमित होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। सिर्फ सीमा मतलब वो राजनीति से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं बात करूं कि भारत में तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अगर हम अमेरिका की बात करें उसको भी हम जो है
लोकतांत्रिक व्यवस्था तो कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरीके से होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो वास्तविक मुखिया है, हमारे यहाँ नामांकित। तो इस तरीके से जो इनकी विषय वस्तु होती है राजनीति की बहुत सीमित होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसकी जो विषय वस्तु है बहुत ही असीमित है। व्यक्ति के जीवन का कोई पहलू जिस तरीके से समाज से छूटा हुआ नहीं होता, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राज्यों का जो आपसी संबंध होता है वो हर तरीके से आपस में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसकी विषय वस्तु असीमित होती है। तीसरी हम बात करते हैं अध्ययन की प्रकृति। अध्ययन की प्रकृति मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या सिद्धांत निर्माण कैसे होगा, कौन सी सरकार अच्छी है, विश्व में कौन सी सरकार को ज़्यादा पसंद किया जाता है, सिद्धांत निर्माण का कार्य जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है। जबकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो इसकी स्थिति वर्णनात्मक। अब वर्णनात्मक के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जिस तरीके से इतिहास की घटनाओं का हम वर्णन करते हैं या विश्लेषण करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ या उसके पीछे क्या कारण थे, या फिर हम यूँ कहें कि भविष्य में हम उनसे क्या सीख सकते हैं, वर्णन करते हैं और विश्लेषण करते हैं क्यों हुआ, क्या कारण है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, यानी इसकी प्रकृति जो है वो वर्णनात्मक है और विश्लेषणात्मक है। ये तो था बच्चों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भेद। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति। बच्चों ये चीज जो है ध्यान रखें, ये क्वेश्चन सबसे पहले इस बात को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि प्रकृति होती क्या है। प्रकृति का अभिप्राय है नेचर। नेचर का मतलब ये है कि क्या हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मान सकते हैं या नहीं मान सकते, या हम यूँ कहें सोशियोलॉजी में एक शब्द आता है प्रकृति का मीनिंग होता है कि हमारा जो विषय है वो कला है या विज्ञान है। जैसा भी मैंने आपको सेकेंड ईयर में भी बताया था कि कला का संबंध जो है वो सुंदरता से, बनावट से, रचना से होता है, जबकि विज्ञान का संबंध जो है तथ्यों से होता है, फैक्ट से होता है, सच्चाई से होता है कि सच्चाई है या नहीं, तथ्य हैं क्या नहीं, उनसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है या नहीं। कला का अभिप्राय सुंदरता से, जबकि विज्ञान का संबंध सच्चाई से, चाहे वो कैसे भी हो, फैक्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो इन तथ्यों के आधार पर हम ये देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो संबंध हैं उनकी प्रकृति कैसी है, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध विज्ञान बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो हम सबसे पहले हम ये कहते हैं कि विज्ञान बनने के लिए जो सबसे पहली बात होती है वो होता है तथ्यों का होना। और तथ्य मतलब तथ्य भी ऐसे जो बिल्कुल जिनको सच सिद्ध किया जा सके। तो सबसे पहले हम कहते हैं, अगर हम देखते हैं सबसे पहले विषय वस्तु होनी चाहिए। विषय वस्तु मतलब एक एक्यूरेट, हमें पता है, हमें जैसे साइंस के अंदर ये बनाना है, हमें पानी बनाना है तो हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें चाहिए, चाहे ये भारत के अंदर ले लिया जाए, चाहे अमेरिका के अंदर ले लिया जाए, चाहे इंग्लैंड के अंदर, तो H2O वाटर ही बनेगा। तो फैक्ट है, उनकी विषय है कोई। लेकिन राजनीति का ऐसा कोई विषय क्षेत्र जो है वो निर्धारित नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसलिए इसको हम कुछ विद्वान जो हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, वो इसको विज्ञान नहीं मानते। दूसरा, सामान्य सिद्धांतों का अभाव। सामान्य सिद्धांतों का मतलब अभाव का मीनिंग क्या होता है? सामान्य सिद्धांतों के अभाव का अभिप्राय यही होता है कि इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का अभाव। जैसा कि बच्चों मैंने ऊपर भी बताया, विषय वस्तु का अभाव। विषय वस्तु का संबंध जिस प्रकार हम भौतिक विज्ञान में कह सकते हैं कि मैंने बताया H2O वाटर बनता है, उसके दो पदार्थ जो हैं वो निश्चित है, विषय क्या बनेगा ये भी हमें पता है, और उसका सिद्धांत इन दोनों को मिलाने से बनेगा। इस तरीके से राजनीति के अंदर जो है हम कौन से सिद्धांत बनेंगे, उनका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसकी हमें कमी दिखाई देती है। उसके बाद है निश्चित नियमों का अभाव। निश्चित नियमों के अभाव का निश्चित नियमों का अभाव। निश्चित नियमों का अभिप्राय यही होता है, जैसा आपको बताया कि न्यूटन ने एक नियम बनाया था कि कोई भी वस्तु ऊपर डालेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी, अर्थात जो है प्रकृति के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, वो सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो ये नियम है। ऐसे नियमों का अभाव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखने को मिलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो संबंधों का अभाव है। उसके बाद है भविष्यवाणी की अक्षमता का अभाव। भविष्यवाणी यानी हम बादलों को देख के यूँ कह सकते हैं कि कल बारिश हो सकती है। ये एक जो है हमारे मौसम विज्ञान के नियम हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। या यूँ कहेंगे कि हम H2O को मिलाएंगे तो भविष्य में पानी ही बनेगा। तो ये, लेकिन ऐसी हम कोई भी
डिसीजन या निर्णय जो है या उसके ऊपर सटीक भविष्यवाणी की 2 राष्ट्रों में अगर शक्ति बराबर की होगी तो वो युद्ध नहीं करेंगे, ऐसी हमको भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मान ही नहीं सकते, नहीं, इसको मान सकते हैं। इसके पक्ष में भी जो हमारे विद्वान रहे हैं उन्होंने कहा है क्या, सबसे पहले है कि सामान्य सिद्धांत। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ सामान्य, ये ठीक है कि साइंस जैसे हमारी भौतिक या फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें हम निश्चित नियम बना सकते हैं, ऐसे नियम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं बना सकते। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं, जैसे राष्ट्रीय हित क्या होता है, राष्ट्रों के अंदर शक्ति के लिए और शक्ति को प्राप्त करने की एक इच्छा जो है, लगन जो है वो रहती है। ऐसे कुछ विषय हैं जिनको हम सही निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग हम विभिन्न भौतिक विज्ञानों में प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग कर सकते हैं? प्रयोग संभव है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग संभव है। प्रयोग कैसे? जैसे हमने ये देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में जिस भी राष्ट्र के साथ अन्याय हुआ उसने भविष्य में युद्ध किया और वो विश्व शक्ति भी बना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये प्रयोग से हम सिद्ध किया हमने। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है वो विज्ञान होने की है। इसके अलावा हम भविष्यवाणी भी हो सकती है। ये ठीक है कि जो दूसरे हमारे विज्ञान हैं, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, इसमें एक्यूरेट हो सकता है उनका जो निष्कर्ष सही निकले, और राजनीति में हो सकता है वो निष्कर्ष सही ना निकले। उसका रीज़न है क्योंकि वो निर्जीव चीज़ों का अध्ययन है। जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों ही निर्जीव हैं, इसको मिलाना इंसान के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो राजनीति है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो जीवित इंसानों का अध्ययन है। तो जीवित इंसान के दिमाग में क्या चलता है, वो अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है। तो इसलिए उसके वो क्या एक्शन देगा इसके ऊपर हम जो है भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टिक ना हो, लेकिन हम भविष्यवाणी तो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्रमबद्ध विज्ञान है। क्रमबद्ध का मतलब यही होता है कि हम एक बार पहले व्यक्ति से समाज, समाज से फिर राज्य, राज्य से फिर अंतर्राष्ट्रीय, इस तरीके से जो है संबंध बने, तो हम क्रम से इनका अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, ये जो बात थी ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति क्या है, विज्ञान है या नहीं है। हमने इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें रखी। अब हम बात करते हैं इस यूनिट का या इस लेसन का जो लास्ट पार्ट बचता है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। बच्चों, क्षेत्र के लिए मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी ताकि आपका जो है माइंड क्लियर हो कि क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र का मतलब अगर मैं अब बात करूं अपने इस महाविद्यालय की देखिए जितने भी रूम, ऑफिस, बाउंड्री, प्लेग्राउंड, हमारे जितना भी एरिया है तो वो इसके क्षेत्र में आता है, यानी कि हम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र क्या है। सबसे पहली बात तो हालांकि इसका विषय क्षेत्र बहुत ही निर्धारित करना अभी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये विकास का विषय है, नया विषय है, इसका अभी विकास हो रहा है। हम ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो अभी विकास कर रही है, संबंधों का विकास हो रहा है। तो विकास के कारण इसका विषय क्षेत्र निर्धारित करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ हम चीज़ों को इसके क्षेत्र के अंदर शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है राज्य व्यवस्था। इसका पहला पॉइंट है राज्य व्यवस्था। अब इसमें बच्चों हम बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। मैं आपको समझाना चाहूँगी। अगर हम इसमें कहें तो पूरा विश्व जिसमें कुछ राष्ट्र महाशक्तियाँ हैं, महाशक्तियों में अगर मैं आपको एक दो का नाम भी लूँ, विश्व शक्ति जैसे अमेरिका है, चीन है, इंग्लैंड है, जिसको आपने पहले भी पढ़ा, इनको हम मुख्य कार्यकर्ता कह सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि बाकी राष्ट्र हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम है इनके कंपैरिजन में, ये पावरफुल राष्ट्र हैं, तो इनको हम मुख्य कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। तो इन सब का अध्ययन करना राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है शक्ति का अध्ययन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हंस जे मॉर्गेनथम वो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो शक्ति का अध्ययन है। किस राज्य, अब हम इन्हीं मुख्य कार्यकर्ता की, अमेरिका की, रशिया की, जापान की बात कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनके पास पावर है। तो पावर है तो इसलिए मुख्य कार्यकर्ता है। तो मुख्य कार्यकर्ता हम क्यों कह रहे हैं इनको? इनके पास पावर है, पावर को शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय है। जो तीसरी बात है जो वो है राष्ट्रीय हित की। राष्ट्रीय, आपको पता है एक छोटे सा बच्चा भी अगर उसको किसी चीज़ का लालच ना हो तो वो कोई कार्य नहीं करता, वो वही कार्य करता है जो उसके हित में होता है। जब एक बच्चा छोटा सा अपने हित के लिए सोचकर कार्य करता है तो
राष्ट्र तो बहुत बड़ा है, तो राष्ट्र भी सबसे पहले अपने हितों को सामने रखता है कि मेरे हित की पूर्ति कैसे हो, मेरे नागरिकों का विकास कैसे हो। जब वो राष्ट्रीय हित की बात करता है तो इट मीन्स उसका अध्ययन भी राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं विदेश नीति। बच्चों, हम जिस भी समाज में रहते हैं, जिस भी आस पड़ोस में रहते हैं, उन आसपास जो रहने वाले लोग हैं, 10-12 परिवार हैं, उन सभी से हमारा संबंध इक्वल नहीं हो सकता। किसी से हमारा संबंध ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है, किसी के घर से हम खाना भी लेना देना भी करते हैं और किसी के घर से दूर की राम राम भी होती है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो संबंध है वो क्या है, किस तरीके से है, वो हम अलग अलग जो है हमारा पैमाना होता है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी हमारा, आप देखिए चाइना से कैसा संबंध है, चाइना से हमारा संबंध कैसा है, अमेरिका से कैसा है। अगर हम देखते हैं तो हमारे जो संबंध है पाकिस्तान से बहुत कटु संबंध रहे हैं, ठीक है। अमेरिका से हमारे संबंध कभी सुधरते रहे हैं, कभी बिगड़ते रहे हैं। यही बात हमारी चाइना के ऊपर। तो विदेश नीति का अभिप्राय यही है कि हम दूसरे देशों से हमारा कैसा संबंध बनाएंगे, हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसका निर्धारण विदेश नीति के द्वारा किया जाता है। तो विदेश नीति का अध्ययन भी जो है महत्वपूर्ण विषय है। अब हम अगली बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मतलब विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का मुख्य जो कार्य है वो यूएन का है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्य कार्य जो है विश्व में शांति स्थापित करना। तो सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पूरे विश्व की शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करती हैं। उन संस्थाओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं युद्ध व शांति की गतिविधियाँ। अभी देखिए विश्व के अंदर इतने सारे देश हैं, 200 से अधिक देश हैं। उन देशों के अंदर, सभी देशों के अंदर, या मैं इसको समझाना चाहूँ तो एक छोटी सी बात कि क्या हमारे पड़ोसियों से लगातार हमारे संबंध जो है कटुतापूर्ण रहते हैं या लगातार मित्रतापूर्ण रहते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी हमारे पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कभी हम उनसे प्यार से भी बात करते हैं, कभी हम लेन देन भी करते हैं। तो हमारा युद्ध और शांति ये हमारे आस पड़ोस में भी हमारे चलती रहती है। तो वही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी होती है। अभी हमारे चाइना से संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं, पाकिस्तान से अब मिल गए हैं, या हम नेपाल से हमारे संबंध कैसे हैं, तो उनसे हमारा युद्ध है, ये शांति है। इस तरीके की गतिविधियों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आता है। उसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय कानून। कानून क्या होते हैं? जो दो व्यक्तियों के आपसी संबंधों का निर्धारण करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं वो राष्ट्रों के मध्य जो है संबंधों का निर्धारण करते हैं। इसका अध्ययन भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कूटनीति। बच्चों, पहले कूटनीति का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। कूटनीति जिसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं, डिप्लोमेसी का अभिप्राय यही होता है कि हम अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों से कैसे संबंध बनाएंगे, दूसरे राष्ट्रों से वो हमारे संबंध जो हैं कैसे होंगे। हम छल कपट से भी हम उनको अपने पक्ष में कर सकते हैं, डायरेक्ट उनको धमकी देकर भी कर सकते हैं, या प्यार से भी समझा सकते हैं, या जो है आपसी संबंध अच्छे सुधार कर वार्ता करके भी हम बना सकते हैं। तो इसको हम कूटनीति कहते हैं। इस कूटनीति का अध्ययन जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय जो है राजनीति में होता है। उसके बाद है सैनिक समझौते। बच्चों, मैंने पिछले उसमें भी बताया था क्लास में कि हमारे जो राष्ट्र की सेनाएं हैं या दूसरे देशों की जो सेनाएं हैं उनका आपस में संयुक्त अभ्यास होता रहता है। संयुक्त अभ्यास मतलब ज्वाइंट एक्शन वो लेते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे समुद्री इलाके हैं, समुद्री इलाकों के पास जो हमें कोई आपदा आ गई तो हम कैसा वो करेंगे, हमारी सेना कैसे कार्य करेगी, या दूसरे देशों के साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा आई। तो इस तरीके से क्या है, हम सैनिक समझौते भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से करता है, उनका अध्ययन भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण की। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण, जो हर क्लास के लिए, हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है। पर्यावरण क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट बच्चों सभी पता है। ये कोविड-19 ही लगा लीजिए, या फिर बढ़ती हुई गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हम ये कह रहे हैं ध्रुवों पर जो है बर्फ पिघल रही है। तो इस तरीके से क्या है, ये पर्यावरण ही है हमारा। पर्यावरण अगर अच्छा होगा तो इंसान की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर पर्यावरण में दिक्कत आई तो पूरे मानव जाति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस पर्यावरण ये जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया पूरे विश्व के लिए, और खासकर जब
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य विषैली गैसों का जो, या औद्योगिकरण के कारण, शहरीकरण के कारण जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी किन देशों की बनती है या पूरे विश्व की बनती है, इसका अध्ययन जो है यूएनओ में किया जाता है। यूएनओ के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विचारधारा की। देखिए बच्चों, मैंने शुरू से कहा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो हम घर के अंदर अगर 5 या 7 लोग हैं तो उनकी आपस में जरूरी नहीं कि सेम ही विचारधारा हो, वो विचारधारा अलग भी हो सकती है और विचारधारा में क्लैश भी हो सकता है, समझौता भी हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने अपने घरों में ही देखा होगा कि जरूरी नहीं 2 भाइयों की या बहन भाई की या 2 बहनों की विचारधाराएं आपस में मिलती हो, एक हो सकती है उग्र विचारधारा की हो, एक नरम विचारधारा की हो। तो इसी तरीके से यही स्थिति जो है वो राष्ट्रों के अंदर भी चलती है कि वो किस विचारधारा, अब जैसे भारत की विचारधारा क्या है, वो अहिंसात्मक प्रधान है, यानी कि अहिंसा को ज़्यादा महत्व देते हैं। गांधी जी का देश है तो वो क्या कहते हैं कि जो है हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर अहिंसा का सहारा लेना चाहिए, असहयोग आंदोलन, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये हमारी विचारधाराएं हैं। दूसरी तरफ अगर हम हिटलर की देखते हैं या मुसोलिनी की देखते हैं, नाजीवादी विचारधारा, वो अपने आप को, अपने रक्त को शुद्ध मानते हैं। तो वो क्या है, या हम यूँ कहें कि दूसरों से हिंसा के द्वारा जीतने, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना, ये विचारधाराएं हैं। अगर हम बात करें, हम समाजवाद को मानते हैं, अमेरिका पूंजीवाद को मानता है, तो पूंजीवाद क्या, पैसे को प्रेफर देना, तो ये विचारधाराएं हैं। इन विचारधाराओं का अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो उसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अभिप्राय होता है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पूरा विश्व एक परिवार है। हमने भारत की तो ये कॉन्सेप्ट भी है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे ही विचारधारा जो है भारत के लोग मानते हैं। तो वो विचारधारा जो आज हम, भारत की तो बहुत पुरानी है, विश्व जिसको मान रहा है वो है पूरे विश्व को एक परिवार मानना। क्योंकि देखिए अभी जो हम बात करें वो है इंटरनेट का युग। हम कोई भी सूचना विश्व में देना चाहे तो मिनट में पहुंच जाती है। तो इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी इसी से ही जुड़ी हुई है कि विश्व में सभी देश आपस में संचार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक देश की घटना दूसरे देश को प्रभावित करती है। बच्चों, तुमने देखा ही होगा, ये कोविड-19 का ही जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा, एक विश्व की समस्या, एक राष्ट्र की समस्या बहुत जल्दी ही पूरे विश्व के अंदर फैल गई। तो ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाई। ऐसे ही व्यापार में होता है, वैसे ही उद्योग धंधों में होता है। तो ये प्रक्रिया जो है, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया का जो अध्ययन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है हम इसको करते हैं। बच्चों, ये आज हमारा यूनिट फर्स्ट का एक लेसन कंप्लीट हो गया। इस लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व इसका विषय क्षेत्र। आज ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। बच्चों, इसको ध्यान से आपको तैयार करना है। थैंक